गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं। कल हमने मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन कंप्लीट कर लिया था। मतलब ऑलरेडी हमने उसमें ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल तो पढ़ ही लिया था, और कल हमने कंप्लीट किया प्राइवेट प्लेसमेंट भी इनफैक्ट पढ़ लिया था हमने। और कल की क्लास में हमने एक तो राइट इशू और EIPOs, ये दो टॉपिक हमने देखे थे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन के। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था सेकेंडरी मार्केट की, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, उसकी बारीकाई पढ़ी थी। और फिर एक नोट था, ये नोट मैं आपको पहले भी करा चुका था जब मैंने आपको प्राइमरी मार्केट कराई थी। और स्टॉक एक्सचेंज सिक्रा के अकॉर्डिंग कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डिफाइन करता है वो हमने देखा था। और छोटे छोटे नोट्स थे कि दो स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में ऑपरेटिंग है, NSE और BSE, और दोनों के इंडेक्स। और आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है बच्चों, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और लास्ट में मैंने आपको ये कह के आपको यहां से क्लास को रैप किया था कि इसमें से कुछ तो जो फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज की, वो बिल्कुल किसके जैसे है, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन। एक दो अलग है तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे, इनफैक्ट सारे ही देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज आर एज फॉलोज। जो मेन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के वो ये है। पहला, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। नमन भैया ये तो अलग है, ये फाइनेंशियल मार्केट में हमने नहीं देखा था। हाँ, ये फाइनेंशियल मार्केट में हमने नहीं देखा था ये फंक्शन, लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन में आप अगर इसे लिख भी देते हो तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। सेम फंक्शन उधर काम कर जाएगा, भले ही उधर ना लिखा हो। तो नमन भैया इसका मतलब इसे पढ़ाओगे? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाओगे? अरे कल की क्लास में बताया तो था आपको, यही जो सेम फंक्शन है ये एक बुलेट की फॉर्म में प्रॉपर प्रॉपर हमने स्टॉक एक्सचेंज में भी पढ़ा, और सेकेंडरी मार्केट जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहां पे भी पढ़ा हमने कि जो सेकेंडरी मार्केट होती है यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। किनके लिए? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए। क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को आप जब चाहे, जिस दिन चाहे, जिस समय चाहे बेच सकते हो। बस वो सैटरडे संडे ना हो, वो 7 के पहले ना हो, 3:30 के बाद ना हो। नो, तो उसके लिए रेडी मार्केट है। सिक्योरिटीज के लिए जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है मार्केट में, उनके लिए हमारे पास रेडी मार्केट है। यही चीज होती है मार्केटेबिलिटी, कल भी बताया था आपको। और जितनी ज्यादा मार्केटेबिलिटी, मैंने तो बताया था, ईशान ने ही बताया था। जब हमने आपसे पूछा था तो ईशान ने बताया था कि भैया मार्केटेबिलिटी में और लिक्विडिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा मार्केटेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी होगी। मतलब जिस चीज के लिए रेडी मार्केट अवेलेबल है वो चीज मार्केटेबिलिटी, और जब किसी भी चीज की रेडी मार्केट अवेलेबल है तो मैं उसे कभी भी क्या करा सकता हूं, वहां पे बेच करके कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं, तो वो लिक्विडिटी होगी। कहने का मतलब जितनी ज्यादा क्या है मार्केटेबिलिटी उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी, एंड वाइस वर्सा। तो ये एक फंक्शन ही तो है स्टॉक एक्सचेंज का कि स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। एक फंक्शन देख लेते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सबसे बेसिक फंक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज का कि स्टॉक एक्सचेंज हमें क्या प्रोवाइड कराता है, रेडी मार्केट प्रोवाइड कराता है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब एक ऐसी मार्केट जिसमें जब चाहो, जिस दिन चाहो, जिस समय चाहो उसमें जाकर के बेच दो सिक्योरिटीज को, है ना। ऐसे नहीं है कि मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, कोई एक्टिव मार्केट है ही नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव मार्केट है भाई, क्या है। और फिर कल हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे तो मार्केटेबिलिटी को और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए पहले तो T+2 सिस्टम चलता था, आगे भी आएगा वो बताऊंगा, मैं कल भी समझाया था आपको। अभी क्या चलता है, T+1 चलता है, और आने वाले टाइम में T+1 को भी खत्म करने की बात की जा रही है, इंस्टेंट सेटलमेंट की बात की जा रही है। इनफैक्ट जो शेयर मार्केट की टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक की, उसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है ताकि मार्केटेबिलिटी बढ़ सके और अल्टीमेटली लिक्विडिटी बढ़ सके। द प्रेजेंस ऑफ अ रेडी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। जब किसी चीज की मार्केट क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो उस चीज की लिक्विडिटी भी होती है जो चीज उसमें डील हो रही है।
क्योंकि हम कभी भी उसे क्या करा सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। The presence of a ready market provides liquidity and easy marketability as investment can be converted into cash as and when required, क्योंकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब चाहे तब। It gives investor the chance to disinvest and reinvest. स्टॉक एक्सचेंज ही या सेकेंडरी मार्केट ही वो मार्केट है कि जो इन्वेस्टर को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को चांस देती है क्या करने के लिए, डिसइन्वेस्ट करने के लिए। माने कौन सी पोजीशन लेने के लिए, शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए। कौन सी पोजीशन लेने के लिए, और उसे वापस से कौन सी पोजीशन लेने के लिए, लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए, माने री इन्वेस्ट करने के लिए। बेटा इसे बोलते हैं, अगर मैं एक ही शब्द में बोलूं तो इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। जहां पे मैं एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो मेरे पास है उसमें से निकल करके किसी दूसरी सिक्योरिटी में क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंट्री लेता हूँ। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को क्या किया, रीबैलेंस किया। क्या किया, तो ये वही तो कह रहा है कि डिसइन्वेस्ट करके, एक में से बाहर निकल करके दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यही वो मार्केट है जो आपको ऐसा मौका देती है। इट एनकरेज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट फ्रीली इन सिक्योरिटीज। ये इन्वेस्टर को एनकरेज करती है कि तुम फ्रीली क्या करो, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि कोई डर नहीं है ना। आज खरीदो, आज के आज भी बेच सकते हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है इंट्राडे। क्या होता है, इंट्राडे। विद इन द डे जब आप क्या करते हो, सेटलमेंट करते हो, तो वो होता है इंट्राडे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कोई किसी को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए रोकना है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम के लिए, लॉन्ग के लिए, तो वो भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब तुम ये देखोगे दूसरे वाला, अगर फंक्शन देखोगे प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये बिल्कुल क्या है, सेम एज फाइनेंशियल मार्केट। जैसे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस थे वो तो बिल्कुल वैसे ही है ना। वहां पे हम पढ़ते थे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या फाइंड आउट करके देती है, प्राइस फाइंड आउट करके देती है। किसकी हेल्प से, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई किसकी, सिक्योरिटीज की। तो स्टॉक एक्सचेंज भी तो वही करता है। और मैंने आपको दिखाया भी था कि प्राइस क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं रियल टाइम बेसिस पे। तो स्टॉक एक्सचेंज का एक काम ये भी है कि वो सिक्योरिटीज के प्राइस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देखो, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से ही क्या निकलते हैं, सिक्योरिटीज के प्राइस निकलते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसकी हेल्प से, डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से। इट मेक्स अ कॉन्टिन्यूअस वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे सिक्योरिटीज का क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूएशन होता रहता है कि किस सिक्योरिटी की, किस शेयर की वैल्यू कितनी है, वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे। एंड कोट्स द प्राइस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। और स्टॉक एक्सचेंज पे ही अलग अलग सिक्योरिटीज के क्या रहते हैं, प्राइस कोटेड रहते हैं। कोटेड मतलब लिस्टेड रहते हैं। ठीक है ना। इट enables द इन्वेस्टर टू नो द प्रेजेंट वर्थ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इसी चीज से इन्वेस्टर को ये पता लग पाएगा कि जो तूने भाई इन्वेस्टमेंट करके रखी है, आज तेरी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, थोड़ी देर बाद कितनी है, मतलब रियल टाइम बेसिस पे कि कितनी कितनी होती जा रही है, बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है। बात समझ में आ रही है, वो है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये बच्चों हमने वहां तो नहीं देखा था, लेकिन हम इसे पढ़ चुके, कल पढ़ाया था मैंने आपको कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये ट्रांजैक्शन की सेफ्टी को क्या करता है, प्रमोट करता है। ट्रांजैक्शन की सेफ्टी को प्रमोट करता है। मैं आपको मतलब बता भी सकता हूं, दिखा भी सकता हूं। दरअसल ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से क्या आती है, हाँ, इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए कुछ क्या भी आती है, नोटिफिकेशन भी आती है, वो वीडियोस भी भेजते रहते हैं, है ना, कि आपको जब डीलिंग कर रहे हो आप इन बातों का आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो वो चाहते हैं क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी क्या ना हो, कुछ भी फ्रॉड ना हो। क्योंकि जैसे भी क्या हुआ बच्चों, फ्रॉड हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर से जो ट्रस्ट है लोगों का वो घट जाएगा या रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। और इस स्टॉक एक्सचेंज ये चाहेगा या नहीं चाहेगा, स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं चाहेगा ना। क्यों नहीं चाहेगा वो ऐसा, क्योंकि एक बार क्या हुआ, मार्केट में से क्या हुई, गुडविल खराब हुई। बिल्कुल, फिर कोई सिक्योरिटीज क्या नहीं करेगा, बाय नहीं करेगा। से यस और नो। चलो अभी दिखाता हूं मैं आपको।
अभी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए दूंगा तब दिखाऊंगा निकाल के वो वीडियो। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन कह रहे द मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड। जो स्टॉक एक्सचेंज की जो मेंबरशिप मिलती है वो वेल रेगुलेटेड होती है। मतलब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे तभी लिस्ट हो सकती है जब वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर क्या उतरे, खरा उतरे। एरी गैरी कंपनी को ऐसी लिस्टिंग मिल जाएगी, हाँ, एरी गैरी किसी को भी, मतलब कोई भी मार्केट में कोई आया है ना, कोई भी, और वो आकर के लिस्ट करा ले अपने आप को, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे करा सकता है? नहीं भाई, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप वो पूरा कर रहे होगे तब जाकर के आपको क्या मिलेगी, लिस्टिंग मिले। और खाली स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, आपको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा, सेबी की रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, आपको डील करना होगा। सेबी का अपना खुद का, सेबी की गाइडलाइंस अलग है, ठीक है ना, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट अलग है, और दूसरा सेबी एक्ट अलग है, आपको उसको भी फॉलो करना होगा। अरे एक एक्ट नहीं है, एक कानून नहीं है भारत में, आपको पता नहीं कितने कानून है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, कितनी गाइडलाइंस है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी, लिस्टिंग मिलेगी। मतलब बहुत सारे पैमाने होते हैं, उन पे खरा उतरोगे तो जाके लिस्टिंग मिलेगी। अच्छा, अब कोई अगर फ्रॉड होगा तो फिल्टर लग के पहले बाहर निकल जाएगा। अब वो सारे पैमानों पे खरा कौन उतरेगा, जो जेन्युइन होगा, जो कंपनी जेन्युइन होगी। तो सेफ्टी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, सेफ्टी। और उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो, या कोई भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, बाकी किसी भी फैक्टर की वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो उसमें फ्रॉड ना हो, ऐसा मेक श्योर करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो जो मेंबरशिप मिलती है, जो लिस्टिंग मिलती है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो वेल रेगुलेटेड होती है, प्रॉपर वो कानून के उससे, मतलब कानून रहता है, कानून रेगुलेट करता है। एंड इट्स डीलिंग्स आर वेल डिफाइंड, और उसकी डीलिंग भी क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शेयर में, या पूरी इनफैक्ट शेयर मार्केट है ना, पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो, तो कोई शेयर की डीलिंग में सस्पेंशन भी हो सकता है। माने एक शेयर है ना, अच्छी खासी वेटेज भी रखता है वो निफ्टी में, कल बताया था मैंने आपको, और उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पूरी मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज उसकी डीलिंग में, उस दिन में, उसकी उस शेयर की डीलिंग में क्या भी कर सकता है, हाँ, रोक भी लगा सकता है, सस्पेंशन भी लगा सकता है, ठीक है ना, ताकि बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल ना हो। तो वो कह रहे हैं कि उसकी डीलिंग भी क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, जो भी भारत का कानून है उसके अकॉर्डिंग ही डीलिंग होती है। जैसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 भी काफी सारी चीजें बताता है। इट एंश्योर दैट द इन्वेस्टर गेट अ सेफ एंड फेयर डील। ये एंश्योर करता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, क्या, कि किसको फेयर डील मिले, इन्वेस्टर को सेफ और फेयर डील मिले थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, किसके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। तीन फंक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहला प्रोवाइड्स मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तीसरा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है बेटा प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। इससे आप सट्टेबाजी भी कर सकते हो, मतलब सट्टेबाजी इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि तुम्हारे फट्टे बजेंगे तुम पकड़े गए तो, ना ना ना, लीगली। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, जो शेयर मार्केट में जो इक्विटी सेगमेंट में जो लोग डील करते हैं वो सट्टेबाजी नहीं होती, ठीक है ना। वो प्रॉपर आप क्या करते हो, प्रॉपर ट्रेड लेते हो आप, फंडामेंटल्स और टेक्निकल के बेसिस पे। लेकिन जो लोग डेरिवेटिव्स में डील करते हैं, ठीक है ना, कॉल ऑप्शंस में, पुट ऑप्शंस में, जो इनमें डील करते हैं, वो एक टाइप की क्या ही है, सट्टेबाजी है। क्योंकि वहां पे इंसान को कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं रहता, कंपनी कितना पैसा बना रही है उससे कोई मतलब नहीं रहता। लोग बस ये इस चीज पे पैसा लगाते हैं, एक को तो लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, एक को लग रहा है कि घटेगा, तो उसके बेसिस पे लोग पैसा लगा रहे हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में। हालांकि लोग बोलते होंगे कि हम पैसा कमाते हैं कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में, लेकिन ये प्योर प्योर सट्टेबाजी है। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लोग पैसे कमाते होंगे, बहुत जो अपने आप को खिलाड़ी भी बोलता है कि वो भी पैसा बनाता होगा। मतलब अभी तुम देखो, जीरोदा का मालिक, ठीक है ना, नितिन कामत, वो खुद बोलता है कि 90% लोग क्या करते हैं, वो तो उसके पास तो सारा डेटा है ना,
उनके प्लेटफॉर्म पे ही लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। अभी अगर वो बंदा ये बोल रहा है कि जो अपने आप को होशियार मानता है कि मैं होशियार हूँ, 90% लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन या जो डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उनमें पैसा गवाते ही है 90% लोग। तो अभी और इससे ज्यादा क्या ही किया जा सकता है। लोगों को किसमें इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो प्राइस पे खेलते हैं। एक को लग रहा है प्राइस घटेगा, एक बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा, और बस एक ना एक तो बात सही होगी, तो बस एक हारता है, एक जीतता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा काम होता कहां पे है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज पे। मतलब अगर आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में डील करना चाहते हो, तो ये स्टॉक एक्सचेंज ये काम भी कराता है। माने ये स्कोप देता है आपको, किसके लिए? स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी का स्कोप भी है यहाँ पे। माने जा करके आप क्या भी खेल सकते हो, यहाँ पे सट्टा भी खेल सकते हो। लीगल होता है, ऐसा नहीं इलीगल नहीं होता है, लीगल होता है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कानून के दायरे में रह करके ही स्टॉक एक्सचेंज ने आपको स्कोप दिया है स्पेकुलेशन का, फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन अ रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। होता किसमें? रेस्ट्रिक्टेड मैनर में होता है, कंट्रोल्ड मैनर में होता है। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी करोगे, सट्टा भी खेलोगे तो जो प्रॉपर गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग ही खेलोगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है बच्चों स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज क्या भी करता है बच्चों, लोगों को क्या करता है? एजुकेट करता है। क्या करता है? एजुकेट करता है ना, कि किसी भी अनफेयर डीलिंग में ना आओ, किसी भी अनफेयर डीलिंग में ना आओ, या कुछ भी गलत ना करो। यही होता है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज स्प्रेड इक्विटी कल्ट बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेजिंग देम टू हैव वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी कल्ट को परफॉर्म करता है कैसे? लोगों को एजुकेट करके कि आप इन्वेस्टमेंट करो, और लोगों को वो एनकरेज करता है कैसे? कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी। माने ऐसा मत करो आप एक ही शेयर में आप सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखो, ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। ठीक है ना? जो होशियार लोग भी होते हैं वो भी एक गलती नहीं करते हैं, जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ठीक है ना, वो भी ये गलती नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज में आप डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करके रखो, क्योंकि अगर एक जाएगी, तुमने एक ही में लगा के रखा है पैसा, तो तुम पूरा डूबोगे, तुम पूरा बर्बाद होगे। लेकिन माने अगर तुमने 5-5% लगाया, है ना, और अपने पोर्टफोलियो में 20 शेयर्स रखे आपने, अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% एक शेयर में लगाया, एक स्क्रिप्ट में लगाया आपने पैसा, तो अगर वो स्क्रिप्ट पूरी डूब भी गई, वो कंपनी भी पूरी डूब गई, तो आपका मैक्सिमम कितना ही पैसा जाएगा? 5% जाएगा। कितना जाएगा? 5% जाएगा। और अगर तुमने सारा ही पैसा एक में लगा दिया होता, तो फिर तो 100% जाता। तो कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से स्प्रेड स्प्रेड करता है इसको, नॉलेज वगैरह को, कि आप क्या करो, वाइडर सिक्योरिटीज रखो, ज्यादा सिक्योरिटीज रखो अपने पोर्टफोलियो में, इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है। दिस रिड्यूसेस द ओवरऑल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टर। इससे एक इन्वेस्टर का जो ओवरऑल रिस्क होता है वो क्या हो जाता है? दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसको क्या भी बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है ना? स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। इसी पे दिखाऊंगा अभी एक वीडियो आपको। कह रहे कि स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज करता है लोगों को टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, कि वो क्या करें? सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, नए इश्यूज जो आईपीओ वगैरह आते हैं उनको तो रेगुलेट करके, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, और बेहतर क्या ला करके? ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ला करके, एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, और लोगों को क्या करके? एजुकेट करके। किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है ना? नेक्स्ट है बच्चों कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैंने आपको इसमें भी पढ़ाया था, नोट में भी पढ़ाया था, कि सेकेंडरी मार्केट किस में कंट्रीब्यूट करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, जबकि प्राइमरी किस में करती है? कैपिटल फॉर्मेशन में। और सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो वही तो हुआ कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? क्योंकि इसी पे, ये वही तो प्लेटफॉर्म है जिस पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेल और परचेज होती है। जब सेल और परचेज होती है तो प्रॉफिट आता है। क्या आता है? प्रॉफिट आता है तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो देश की ग्रोथ होती है। ये इसका फंक्शन है।
ये इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, ये कैसा प्लेटफॉर्म है या होता है, ऑन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की आप खरीदी और बेची कर सकते हो। दिस लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इससे देश की क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फाइनली कितने फंक्शन हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन हो गए। yes or no? कौन कौन, पहला मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा प्राइसिंग में हेल्प करता है, तीसरा स्पेकुलेशन का के लिए स्कोप रहता है यहाँ पे, चौथा ट्रेडिंग इक्विटी कल्ट माने अवेयरनेस डालता है, पांचवा इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, एक बीच में रह गया प्रमोट सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, किसको प्रमोट करता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रमोट करता है फंक्शन। वंस अगेन मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी, एक बात प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तीसरा सेफ्टी, चौथा स्पेकुलेशन, पांचवा पांचवा स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, और छठा इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बार एमटी देख लो इसकी, MPS provides scope for speculation and spreading economic growth. M for marketability, P for pricing, S for safety. MPS provide scope for speculation, ये as it is heading है, and spreading equity cult, ये पूरी heading ऐसे हो गई, and contributes to economic growth. MPS provides scope for speculation and spreading economic growth. ठीक है, चलो एक काम करो जल्दी से, बहुत जल्दी से ये 6 की 6 हेडिंग और इनके अंदर एक एक दो लाइन मेरे को लिख के दिखाओ, वो इसलिए तब तक मैं आपके लिए एक वीडियो निकाल लूं और वो वीडियो दिखाता हूँ, करो जल्दी से। चलो देखते हैं बच्चों, एक यहाँ पे अभी मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई ट्रेडिंग इक्विटी कल्ट, देखो वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, एक बार चलो ये टेक्स्ट पढ़ लेते, फिर अगर कोई थोड़ी बहुत अगर गैप रह गई होगी तो तब समझा दूंगा। एक बार ये टेक्स्ट पढ़ो, देखो ये इन्होंने चालू किया अभी, स्टॉक एक्सचेंज ने व्हाट्सएप पे ऐसे अवेयरनेस स्प्रेड करना चालू किया, मैंने उधर से इधर पहले डाल के फिर अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये टेक्स्ट देखोगे तो लिखा है डियर इन्वेस्टर, ग्रीटिंग फ्रॉम BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ये एक फंड मेंटेन करते हैं, उससे मतलब क्या करते हैं वो पैसा फिर यूज करते हैं किसके लिए, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जैसे ये वीडियोस वगैरह शेयर करना अवेयरनेस के लिए, तो ये भी एक उसी का ही पार्ट है। नीचे पढ़ता हूँ, वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉफिटेबल ईयर 2024। BSE believes that an educated investor is a protected investor। अब इंग्लिश की हिंदी तो क्या ही करूं, समझ तो आ ही रहा होगा आपको। Keeping this in mind, we are pleased to inform that we have decided to spread the awareness and educational messages to you। माने प्रोवाइडिंग इस स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आर इन्वेस्टर थ्रू व्हाट्सएप, कह रहे हैं अभी हम व्हाट्सएप से हमने एजुकेट करना चालू किया है। वी आर श्योर यू विल इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ दीज मैसेजेस, मतलब तुम क्या करोगे, उसे एब्जॉर्ब करोगे, इनका जो भाव है या जो इनकी इंटेंशन है उसे आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। आगे क्या लिखा है, spirit of these messages and apply them while investing in securities market to make your investment journey a safe and secure one। अब दोनों चीजों मतलब दो फंक्शन होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के, एक तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन और एक स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, दोनों को रिलेट करके आप ये देख सकते हो, ठीक है ना। कह रहे कि हम चाहते हैं कि आप क्या करो, यहाँ से चीजें सीख करके जो आपको बताई जा रही है, जो जिन चीजों के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है उसे आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप अच्छा पैसा कमा भी सको, ठीक है ना, और आप सेफ भी रह सको, सिक्योर रह सको। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग, ठीक है। एक अभी दिखा रहा हूँ वीडियो वापस, एक और इन्होंने अभी कल परसों में एक और वीडियो भेजी इन्होंने, डियर इन्वेस्टर ग्रीटिंग फ्रॉम BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, वही अवेयरनेस एंड एजुकेशन आर क्रूशियल फॉर एनी इन्वेस्टर। कह रहे कि अवेयर होना
क्या है, या एजुकेशन मिलना आपको, वो काफी क्या है, एक इन्वेस्टर के लिए क्रूशियल है व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एज यू आर अवेयर, BSE has started communicating with its valued investor using the medium of WhatsApp। जैसे नीचे बताया था उन्होंने, कह रहे कि जैसे तुम्हें पता ही है कि BSE ने चालू किया WhatsApp पे अवेयर करना, इन कीपिंग विद आवर कमिटमेंट, उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए, टू मेक इन्वेस्टिंग सेफर एंड मोर सिक्योर, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, और सेफ और सिक्योर कर सके फॉर आवर इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टर के लिए। वी आर शेयरिंग वन मोर इम्पोर्टेंट मैसेज, हम एक और आपको मैसेज भेज रहे हैं इन आवर सीरीज ऑफ एंगेजमेंट विद यू। आपसे वो जो ताल्लुकात जो हमने बनाने चालू किए, उसमें एक और हम आपको मैसेज भेज रहे हैं, वो देखिएगा। हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग टीम BSE IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। पहले चलो ये वाली वीडियो देखते हैं, नीचे वाली, उसके बाद फिर मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। हाँ, तेरी भी बात एकदम करेक्ट है। ये देख माने, 2 महीने में पैसा डबल। मैं तो इसी स्टॉक में पैसा लगाऊंगा। एक मिनट आ जाने दो, अभी वापस से दिखाता हूँ। हाँ, तेरी भी बात एकदम करेक्ट है। ये देख माने, 2 महीने में पैसा डबल। मैं तो इसी स्टॉक में पैसा लगाऊंगा। लकी, यार तेरा वो 7 दिन में जवान करने वाला फेस पैक दिखा ना। क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी। क्यों? जब तेरा स्टॉक 2 महीने में पैसा डबल कर सकता है, तो लकी का फेस पैक 7 दिन में जवान नहीं कर सकता? हाँ? राइट है। मिस्टर माने बड़े से आने, अब न फंसना किसी बहाने। हाँ जी, समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। जब लक्की का फेस पैक 7 दिन में क्या कर सकता है, तो नहीं, उसके तरीके से बोल रहा हूँ ना मैं। तो जो लोग फंस जाते हैं, तो उनका पैसा क्यों नहीं डबल हो सकता? यस और नो? तो जैसे उसे समझ में आया उस एग्जाम्पल से कि हाँ भाई, कोई भी ऐसा फेस पैक नहीं है जो 7 दिन में क्या कर दे, जवान कर दे। तो ऐसा कोई स्टॉक भी नहीं है मार्केट में जो 2 महीने में पैसा डबल कर दे। अगर कोई ऐसे अनरियलिस्टिक आपको प्रोमिसेस करता है, तो समझो कोई ना कोई तो क्या है, ट्रैप है। कोई क्या है, ट्रैप है। अभी BSE ने देखो, दरअसल क्या है ना, लोगों को नॉलेज कम होती है, वो किसी से टिप मांग करके, है ना, भाई बता दे कुछ, कहाँ पे लगाऊं पैसा, थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, है ना, यही रहता है लोगों का। और कहने का है, वो रूमर्स जो मार्केट में होती है, उनको देख करके पैसा लगा देते हैं। तो इसी चीज के लिए ही तो, ताकि लोग ऐसे ही चक्करों में ना फंसे, तो वो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस, है ना। ये तो है इसका स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, कि ताकि आप रूमर्स में ना करके, या बाकी किसी के बहकाए में ना करके, इनफैक्ट चाहे वो कंपनी कैसी भी हो, मतलब उसके फंडामेंटल्स बहुत वीक है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें पैसा डाले जा रहे हैं, वही पंप एंड डंप, जैसे मैंने कल बताया था आपको, है ना। तो उस चीज से आप बच सको, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। और जब ये हम अवेयरनेस स्प्रेड कर देंगे, एजुकेशन देंगे हम अपने इन्वेस्टर्स को या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को, तो उससे क्या भी होगा बच्चों, सेफ्टी होगी ट्रांजेक्शन की। क्या होगी? सेफ्टी भी होगी ट्रांजेक्शन की। तो 2 फंक्शंस यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो की हेल्प से। एक और वीडियो देखिएगा, इनफैक्ट ये तो मैंने देखी थी, ये वाली मैंने भी नहीं देखी अभी कि इसमें है क्या। अगली बार मिसेस माने को अगली बार मिसेस माने को जरूर ले आइएगा। जी भाभी, चल दीपक, चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। कल ऑफिस तो नहीं आ रहा हूँ, मैंने छुट्टी ली है। क्यों? सब ठीक? क्या बताऊँ यार माने, मेरे शेयर्स के रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स हैं जो कंपनी और RTA दोनों मिलकर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहा हूँ
कल उनके ऑफिस में जाके बैठ जाता हूँ। ऑफिस? और नहीं तो क्या यार, परेशान हो गया हूँ मैं। एक बात बता, तू जब ऑनलाइन कोई सामान मंगवाता है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो कंप्लेंट करने कहाँ जाता है? ऐसी बात कर रहे हैं यार, आज के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, कंप्लेंट्स भी ऑनलाइन हो गई है। यहाँ तक घर बैठे बैठे रिटर्न और एक्सचेंज सब कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही सेबी लेके आया है ODR, यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म, जहां तुम सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। अच्छा, हाँ, चाहे वो किसी कंपनी से रिलेटेड हो या ब्रोकर से या म्यूचुअल फंड से। ये या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिलेटेड कंप्लेन हो तो? हाँ हाँ मेरे भाई, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी की कंप्लेंट्स, और जानते हो उन्हें वो एक टाइम लिमिट के अंदर रिजॉल्व करना ही होगा। सीरियसली? अरे हाँ हाँ, सिर्फ smartodr.in पे लॉगिन करो और कंप्लेंट रजिस्टर कर दो। बात है यार, ये तो कमाल हो जाएगा, मतलब झंझट ही खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात सुन, तूने छुट्टी ली है, कल एक काम करना, भाभी को कहीं घुमाने ले जा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी तेरी कंप्लेंट कर दे। मिस्टर माने बड़े सयाने, ODR यूज करना अच्छे से जानने। कहाँ चले घूमने? लिख लिया भाई, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट।
लिख लिया भाई बच्चों? वीडियोस भी शेयर कर दी मैंने आपके साथ, अब वापस से एक बार और अच्छे से देख लेना। क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी क्या है ना कि लैपटॉप पे थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ रहा है, पूरे साल इसने साथ निभाया, तो अभी दम ही तोड़ने वाला है बस। हाँ, तो मतलब चेंज करना पड़ेगा इसे। हाँ जी, पढ़ा सकते हैं आगे? नहीं, मर्जी नहीं है, पढ़ाना ही है। मर्जी क्या है? पढ़ाना ही है। आपने लिख लिया? चलो जी। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज देयर ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अब ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज पे? मतलब अगर आपको शेयर्स खरीदने हो और बेचने हो तो आप कैसे कैसे कीजिएगा, ठीक है ना? तो उसका प्रोसीजर है। हालांकि आजकल तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया प्रोसीजर, ठीक है, खैर फिर भी हमारे सिलेबस में है तो पढ़ते हैं। करूँ के शुरू बच्चों? कह रहे अर्लियर ट्रेडिंग वाज डन थ्रू एन ऑक्शन सिस्टम। पहले बच्चों जो ट्रेडिंग होती थी वो किसके थ्रू होती थी? ऑक्शन, ऑप्शन नहीं, ऑक्शन। जिन बच्चों ने कैम 1992 देखी है उन्हें पता होगा, एक रिंग होता है, रिंग, रिंग, उसमें जाना होता था और वहां पे क्या करते थे? ट्रेडिंग होती थी वहां पे। कभी देखा हो हर्षद मेहता को, अपने वहां पे वो ट्रेडिंग कैसे करते थे? मैं इनफैक्ट अभी क्लास में तो नहीं दिखा रहा हूँ, क्लास में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ यार, वो दिक्कत होती है क्लास में भी दिखाने में, वो वीडियो आगे पीछे चलती है, मजा आता नहीं है। तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं उसका एक लिंक वीडियो का, मेरे पास है ऑलरेडी, मैं दिखा नहीं रहा हूँ जानबूझ के। हाँ जी, तो वो रिंग में ना वो प्राइसेस की बोली लगाते रहते हैं उसी के हिसाब से, मतलब एक्शन एक्शन ही होते हैं पूरे रिंग में, पूरी भीड़ रहती है, जितने भी ट्रेडर होते हैं जो डील करते हैं वो जाके क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही इशारों इशारों में क्या होती है, डीलिंग होती है, ठीक है ना? तो पहले तो ये सिस्टम चलता था, इसको बोलते थे ऑक्शन सिस्टम। क्या बोलते थे? लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया। क्या आ गया? ऑनलाइन सिस्टम। कह रहे अर्लियर ट्रेडिंग वाज डन थ्रू एन ऑक्शन सिस्टम, दिस मेथड हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। अब ये मेथड क्या हो गया? रिप्लेस हो गया किससे? ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम से। माने आपके पास ट्रेडिंग टर्मिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग टर्मिनल, और उसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रोसीजर। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या करते हो? ट्रेडिंग करते हो तो उसमें ये प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले मान लिया मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, मेरे को क्या खरीदने हैं? शेयर्स खरीदने हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? ब्रोकर को या तो सब ब्रोकर को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा? डीलिंग करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप किसके थ्रू डीलिंग करोगे। जैसे सब ब्रोकर है, ये है, अप स्टॉक्स है, जीरोधा है ना, या बाकी और भी होंगे मार्केट में, ठीक है ना, एंजल वन है। तो ये इस तरह के क्या है, अलग अलग क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये ब्रोकर, ये सब ब्रोकर है। कौन है? सब ब्रोकर। इनके ऊपर भी कैटेगरी होती है जो बड़े ब्रोकर होते हैं, ठीक है ना, जैसे शेयर खान हो गया और मोतीलाल ओसवाल हो गया, तो ये बड़े ब्रोकर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों? ब्रोकर को और सब ब्रोकर को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। बात समझ में आती है? से यस और नो? हाँ जी। माने आपको अपना बच्चों कुछ भी काम कराना है, क्या कराना है? जो बच्चे सोए थे वो जग गए, जो यार पता नहीं क्या टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया उनका। तो सबसे पहले आप किसको पकड़ते हो? ब्रोकर को। भाई एक काम कर देगा यार, ये दरअसल ये कोई चीज है, ये वहां तक पहुंचानी है, ठीक है ना, समझ गया ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ ऐसे ऐसे, बस ज्यादा मतलब। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले किसका सिलेक्शन होता है? ब्रोकर का। कुछ लोग होते हैं जो मीडिएटर का, उन्हें काम करने में मजा आता है, समझ, ठीक है ना, जो इंटरमीडिएरी का काम करने में ना मजा आता है ना, कि इधर से कोई कुछ तो इंस्ट्रक्शन दो तो कर देते हैं काम, से सोल नो। खैर, तो उसी से रिलेट करके इस टॉपिक को पढ़ना आपको पूरा समझ में आएगा। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर और सब ब्रोकर। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। सबसे पहले तो ब्रोकर हर एक को कोई ना बना दोगे, तुम बताओ। अच्छा, ब्रोकर किसी को भी बना दोगे क्या? जिसके ऊपर क्या होगा? ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, उसी तो ब्रोकर बनाओगे। तुम्हें पता है कि यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये किसी को नहीं बताएगा, है ना,
तो ब्रोकर उसे बनाया जाता है जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है। तो वही बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है, हु विल बाय और सेल सिक्योरिटीज, जो आपके बिहाफ पे क्या करेगा, सिक्योरिटीज को बाय और सेल करेगा। जो ये तो टॉपिक की बात हो गई, लेकिन जिससे मैं रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ, है ना, वो ब्रोकर क्या काम करेगा आपके बिहाफ पे, जो भी आपने बोला चिट्ठी पहुंचानी है तो चिट्ठी पहुंचानी है, आने वाला पर्ची पहुंचानी है तो पर्ची पहुंचानी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ब्रोकर या सब ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है, हु विल बाय और सेल सिक्योरिटीज, जो वो काम करेगा, माने बाय और सेल करेगा सिक्योरिटीज को, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, किसके बिहाफ पे। This is necessary because trading of securities is possible only through the registered broker of SEBI। ऐसा इसलिए करना है आपको बिकॉज जो आप ट्रेडिंग कर सकते हो वो केवल किसके थ्रू ही करोगे, जो सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, जिनसे सेबी को क्या मिला है, रजिस्ट्रेशन मिला है। क्या मिला है, ऐसा नहीं कोई भी एरा गैरा आकर के बोलते मैं ब्रोकर हूँ, चलो मैं क्या कराता हूँ, तुम्हें ट्रेडिंग कराता हूँ, ना 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 ना, सेबी के पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी से उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए, वो ही क्या करा सकता है, बोलो, ट्रेडिंग करा सकता है, वो ही आपको सेल और परचेज करने में आपकी हेल्प करा सकता है, ठीक है ना। ऐसा एरे गहरे छपरी को नहीं, ऐसे उसके साथ हम क्या करेंगे, मतलब इंटरमीडिएशन में से लेके नहीं आएंगे। तो ये वही बोल रहा है कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की वो पॉसिबल होती है किसके थ्रू, सेबी का जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, हु इज द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो किसका मेंबर होता है, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है और स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है, मतलब इनका टाई अप होता है किससे, स्टॉक एक्सचेंज से भी। एक बात तो बताओ, सेबी ने तो अप्रूवल दे दी, लेकिन इसे कनेक्शन किसके साथ भी तो डेवलप करने पड़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तभी तो क्या करा पाएगा, ये डीलिंग करा पाएगा, ट्रेडिंग करा पाएगा, अदरवाइज तो नहीं करा पाएगा। मतलब इनका जो ऑनलाइन जो सिस्टम है उसे, उस सिस्टम को किससे लिंक करना पड़ेगा, एनएससी बीएससी के सिस्टम से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेंबर होता है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। ब्रोकर में भी इंडिविजुअल, ब्रोकर कौन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है आपको, ब्रोकर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। मतलब एक तो ऐसा है कि तुम जो अपना वो भी जो भी तुम्हें काम कराना है किसी इंडिविजुअल से करा रहे हो, किसी एक सिंगल इंसान से, लेकिन कोई एक ऐसा भी हो सकता है उसकी काम ही यही है, वो कंपनी का काम ही यही है क्या कराने का, इंटरमीडिएशन का। अरे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टिंडर विंडर है मार्केट में, टिंडर टिंडर का नाम नहीं सुना क्या आपने, नहीं सुना, तो वैसा तो वो भी तो एक इंटरमीडिएशन का काम करता है। हम कौन सा टिंडर देख रहे हैं, हम पैसों वाला टिंडर देख रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप स्टॉक्स की और जीरोधा की, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, कौन भी हो सकती है, और कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ठीक है ना। द ब्रोकर चार्जेस ब्रोकरेज, ए ब्रोकर ऐसे फालतू में छपरी ऐसे नहीं है, ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकरेज चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है, या कमीशन चार्ज करता है, जो उसने अपनी क्या प्रोवाइड कराई है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराई है, ठीक है ना। अरे दिखाया था ना मैंने आपको, बाइंग करने पे और सेलिंग करने पे क्या लगता है, कमीशन लगता है, ब्रोकरेज लगती है, तो वैसा। सुनो, एन इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। एक इन्वेस्टर को क्या करनी होती है, ये डिटेल्स या इंफॉर्मेशन देनी होती है। जब वो ब्रोकर को सेलेक्ट करता है और डीमैट अकाउंट खुलवाता है तो उसको ये वाली सारी क्या देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एक तो पैन नंबर देना पड़ेगा अपना, ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। दूसरा डेट ऑफ बर्थ, जो भी बेसिक बेसिक डिटेल्स होती है आपकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस कि आपका रेजिडेंशियल, आप कौन हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। भाई कहीं काम में लगे हुए हो तुम, हो गया अब तो। कई दिन से मतलब 2-3 बच्चे ऐसे हैं, मैं पिछले कुछ 15-20 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जो बदतमीज टाइप से हो गए, मतलब पूरे बदतमीजी होता रहा है अब। और ये तुम्हारी और कुछ नहीं है, तुम्हारी सेल्फिशनेस दिखाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस की रेजिडेंट है बंदा, नॉन रेजिडेंट है, ऐसा क्यों, बिकॉज उन पे फिर टैक्सेशन के प्रोविजन क्या लगते हैं, अलग अलग लगते हैं। जो रेजिडेंट है उन पे टैक्सेशन के प्रोविजन अलग लगते हैं, जो नॉन रेजिडेंट है उन पे अलग लगते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको, बिकॉज आप बैंक अकाउंट से पैसा किस में ट्रांसफर करोगे, वो आप जो आपका जो ब्रोकर सब ब्रोकर है उसकी वॉलेट में ट्रांसफर करोगे, वहां से क्या करोगे, शेयर्स की खरीदी करोगे, उसी वॉलेट में पैसा आएगा, फिर वहां से विड्रॉ करोगे, तो बैंक अकाउंट की आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, ठीक है ना।
स्कैन सिग्नेचर, आपको स्कैन करके उसमें सिग्नेचर क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, फोटोग्राफ देना पड़ेगा। ये बेसिक बेसिक डिटेल्स जो किसी भी चीज में चाहिए होती है, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही आप क्या कर लोगे बच्चों, ब्रोकर को सेलेक्ट कर लोगे। आपने सेलेक्ट किया कि मेरे को तो अप स्टॉक्स के साथ डीलिंग करनी है, मतलब अप स्टॉक्स के थ्रू डीलिंग करनी है, या जीरोधा के साथ करनी है मेरे को तो, या एंजल वन है, या और भी मार्केट में प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ग्रो है। तो इस तरीके से आपने वो सेलेक्ट कर लिया। तो फिर आप क्या करोगे, ये डिटेल्स दे करके क्या खुलवाओगे, अपना डीमैट अकाउंट। जिस प्रकार आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं बैंक अकाउंट, यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पढ़ चुके हैं हम, है ना। ऐसे ही आज के दिन पे आपके पास, मतलब आप क्या नहीं करते हो, फिजिकल शेयर्स में डील नहीं करते हो। मतलब ऐसे कोई शेयर का सर्टिफिकेट नहीं होता कि कोई शेयर का सर्टिफिकेट में, पहले तो मिलते थे शेयर के सर्टिफिकेट, लेकिन आजकल सब क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको, जिस अकाउंट का नाम है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट, ठीक है ना। अब जो डीमैट अकाउंट है, वो डीमैट अकाउंट के अंदर क्या होंगे, शेयर्स होंगे। तो अगर आपको शेयर्स में डीलिंग करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा, फिर दूसरा क्या करना होगा, डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। The securities are held in electronic form by a depository. जो सिक्योरिटीज रखी जाती है बच्चों, वो किस में रखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है। किस में रखी जाती है, और रखता कौन है इसे, डिपॉजिटरी। अब इसे होल्ड पे रखना, ये डिपॉजिटरी कौन होता है, नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा। बेसिकली ये जो सिक्योरिटीज को रखने का काम करता है, ठीक है ना, वो एक डिपॉजिटरी, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। और भारत के अंदर दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, ठीक है ना। अकाउंट खुलवाते जो हम डीमैट अकाउंट है, और डीमैट अकाउंट के अंदर जो सिक्योरिटीज रखी जाती है ना, उसे कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। कभी पैन कार्ड पे देखना, तो पैन कार्ड पे एनएसडीएल लिखा रहता है, क्योंकि वो जो पैन कार्ड वगैरह का जितना भी काम है, वो सब कौन देखता है, एनएसडीएल देखता है, या सीडीएसएल, डिपॉजिटरी मतलब देखता है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो सिक्योरिटीज रखी जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो कौन मैनेज करता है, डिपॉजिटरी मैनेज करता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए कि हमें क्या करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी किससे इंटरेक्ट करता है, इन्वेस्टर से। माने वो जो दो ऑर्गेनाइजेशन के मैंने नाम बताए, एनएसडीएल और सीडीएसएल, थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। नहीं समझ में आती बात, इधर देखो, ये है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी कौन, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। ये है बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टर, कौन है, इन्वेस्टर। अब ये जो इन्वेस्टर डिपॉजिटरी से क्या करता है, डील करता है, वो किसके थ्रू करता है, डीपी के थ्रू। किसके थ्रू करता है, डीपी। ये डीपी कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसको एक तरीके से एजेंट मानो, कौन मानो, एजेंट। ये जो डीपी होता है, ये एजेंट होता है। एक एजेंट के थ्रू अपन लोग इन्वेस्टर क्या करते हैं, डिपॉजिटरी से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उस बंदे को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या एजेंट, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे देखो, ये बुलेट क्या लिख रहा है, डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी किससे इंटरेक्ट करता है, इन्वेस्टर से, या इन्वेस्टर को इंटरेक्ट करना हो डिपॉजिटरी से तो वो कर सकता है, लेकिन किसके थ्रू करता है, थ्रू डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये मतलब ब्रोकर ही होता है बीच में। कौन होता है, ब्रोकर। जो डीपी होता है वो ब्रोकर, एजेंट बोलो, इंटरमीडियरी बोलो, कुछ भी बोलो। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन्स द सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस। जो डीपी होता है वो सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे ये स्टॉक्स है तो डीपी का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या मेंटेन करता है, आज अगर मेरे को ये देखना हो कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स है, तो मैं कहां पे जाके देखूंगा, मैं जो डीपी ने जो बैलेंस मेंटेन करके रखा है उसी में जाके देखूंगा। तो वही तो कह रहा है कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो मेंटेन करता है क्या, सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस मेंटेन करता है, एंड इंटीमेट्स द अकाउंट स्टेटस, और अकाउंट के स्टेटस को इंटीमेट करता है, बताता है किसको, इन्वेस्टर को, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी चाहो तुम अभी खोल के देख लो, ठीक है ना। मान लिया तुम्हारा डीमैट अकाउंट है ना, डीमैट अकाउंट मेंटेन तो कौन करता है,
डिपॉजिटरी खुलवाया किसके थ्रू है, डीपी के थ्रू, है ना। तो वो डीपी तुम्हें उसका तुम्हारे डीमैट अकाउंट का स्टेटस तुम्हें किसी भी टाइम, जिस टाइम तुम चाहो, चाहे मार्केट खुली हुई हो चाहे नहीं खुली हुई हो, कब जब भी चाहो वो स्टेटस देख सकते हो कि कितने शेयर्स है, क्या वैल्यू के है, कितनी क्वांटिटी है, कितना उनमें दिन में इंक्रीज हुआ है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तुमने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, फिर उसमें खाता खुलवा लिया, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया उसके थ्रू, ठीक है ना। अब क्या करोगे, जब खाता खोल लिया तुमने तो अभी ट्रेडिंग करना चालू करोगे। ये तो बेसिक काम था, ये हर बार का काम तो नहीं है ना, ब्रोकर को सेलेक्ट करना और खाता खुलवाना, डीमैट खाता खुलवाना, ये हर बार का काम नहीं है ना, ये तो शुरू वन टाइम स्टेप है। क्या है, अब स्टेप वो वाले चालू होंगे जो रिपीटेशन में होंगे। जैसे ऑर्डर है, ऑर्डर आप जिंदगी में एक ही बार प्लेस करोगे या मल्टीपल टाइम करोगे, मल्टीपल टाइम करोगे, दिन में कितनी बार कर सकते हो, डेली कर सकते हो, यस और नो। तो अब क्या करोगे, खाता खुल गया, अब क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर किस चीज का प्लेस करोगे, 2 पिज्जा मंगवा दो, नहीं, शेयर्स का, कि कौन से क्या है, हाँ जी, वो तुम्हें करना था, तुमने ध्यान से नहीं सुना। तो कौन से हमें शेयर्स खरीदने हैं, कौन से हमें बेचने हैं, तो वो है प्लेसिंग द ऑर्डर। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है बच्चों, हमें ऑर्डर प्लेस करना है किसके पास, ब्रोकर के पास, ठीक है ना। अब ब्रोकर उसे ऑर्डर को क्या करेगा, प्रोसेस करके आगे क्या करेगा, ये अपने आप में, ये तो हम जो स्टेप पढ़ रहे हैं बच्चों, ऊपर से जो जितने स्टेप हमें फ्रंट एंड में दिखते हैं हम वो देख रहे हैं बस, बैक एंड में पूरी प्रोसीजर होती है, इसमें पूरा आईटी भी इन्वॉल्व रहता है। अगर यही प्रोसीजर मैं आपको, अगर मान लिया कोई एक सब्जेक्ट है आईटी, उसमें बताऊं तो उसमें ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसीजर होगी, तो इसमें बैक एंड की चीजें भी होगी। यहाँ पे तो तुम्हें सामने दिख रहा है, हमने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, अरे टेक्नोलॉजी पीछे पीछे कैसे कैसे क्या कर रही है, उस ऑर्डर को प्रोसेस कर रही है, किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, फिर किसके पास, जैसे मान लिया आप क्रेडिट कार्ड की क्या करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, आपको तो लगता है कि हमने स्वाइप किया और हमारे खाते से पैसे कट गए, उसके में चले गए ना, इतना नहीं होता ना, जस्ट उसके बैक एंड में बहुत सारी क्या होती है, प्रोसेस होती है, वो आईटी का पार्ट है, वो नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्डर प्लेस करना, हम ब्रोकर के थ्रू क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। द इंस्ट्रक्शन शुड स्पेसिफाई द सिक्योरिटीज टू बी बॉट। जब आप क्या करोगे, जब आप अपना ऑर्डर लगाओगे तो आप क्या बताओगे, आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सी सिक्योरिटी आपने क्या करनी है, परचेज करनी है, सेल करनी है, ठीक है ना। एंड द प्राइस रेंज, किस रेंज में करनी है, जैसे मैंने आपको उस दिन ऑर्डर लगा के दिखाया था, उधर मतलब कैमरे की रिकॉर्डिंग में था, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने आपको दिखाया था कि वो कैसे ऑर्डर लगता है ना। उसकी रेंज भी मैंने बताई थी कि अगर आप मार्केट रेट पे लगाना चाहते हो तो करंट मार्केट रेट लिख दो, वो जितना भी प्राइस चल रहा होगा उस पे वो इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, सेल और परचेज हो जाएगी। अगर कोई आप क्या डालना चाहते हो, कोई रेंज डालना चाहते हो, तो वो रेंज भी आप मतलब लगा सकते हो, विद इन विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड। वो प्राइस रेंज भी आप सेट कर सकते हो जिस रेंज के अंदर जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। ओनली द सिक्योरिटीज ऑफ द लिस्टेड कंपनीज कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये बात सब बच्चों को पता है, केवल जो लिस्टेड, क्योंकि कंपनीज दो टाइप की होती है जनरली, ऐसे तो कंपनीज बहुत टाइप की होती है, लेकिन फिलहाल जो मेरा मकसद है यहाँ पे बताने का, कंपनीज दो टाइप की होती है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड, ठीक है ना। जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनके ही शेयर्स में स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होती है, डीलिंग होती है। जो अनलिस्टेड होती है उनके शेयर्स पे डीलिंग नहीं होती। अब जब तुमने क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो अब जो स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो क्या होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और वो एग्जीक्यूट कराने में ब्रोकर हेल्प करेगा। मतलब जो जो भी तुमने इंस्ट्रक्शन दी है, अब वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो जो ऑर्डर है वो आगे प्रोसेस होगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट, जैसे भी क्लाइंट ने क्या दी है, इंस्ट्रक्शंस दी है, ब्रोकर एग्जीक्यूट द ऑर्डर। ब्रोकर क्या करेगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज बाय और सेल द सिक्योरिटी सो चूजन। जो भी आपने सिक्योरिटीज चूज की है, सेलेक्ट की है, उसको जो भी आपने ऑर्डर लगाया, बाय करने का ऑर्डर लगाया तो अकॉर्डिंगली, सेल करने का ऑर्डर लगाया तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। द ब्रोकर देन इश्यूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। बच्चों जब भी क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कोई ट्रेड करते हो, तो जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर आपको क्या देता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। अब मैं ऐसे दिखा सकता हूं आपको, लेकिन अभी दिखा नहीं रहा हूं, बस ऐसे समझ लो उसे। जब भी वो ट्रांजेक्शन, जैसे मान लिया आपने आज क्या किया, ट्रेड लिया, तो शाम को आपको मेल आएगी, है ना, शाम को मेल आएगी उसमें कि आपने आज कौन कौन से ट्रेड लिए, क्या भाव में लिए, उनका क्या प्रॉफिट था, लॉस था, ये वो सारी चीजें पूरा एक क्या बन के आता है, पूरा चिट्ठा बन के आता है, ठीक है ना। पूरी मेल पे एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ सेंड करते हैं वो, है ना। आज भी आएगा, फिर अगले दिन मार्जिन रिपोर्ट आती है, मतलब
आज जो हमने ट्रेड लिया आज शाम में और कल तक उसमें दो तीन क्या आते हैं, दो तीन डॉक्यूमेंट आते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि आपने भाई क्या क्या चीजें क्या क्या ट्रेड लिए है। तो कह रहे कि ब्रोकर देन क्या करता है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है लिखित में, ठीक है ना, विच कंटेन्स द नेम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, जिसमें क्या रहता है, नाम रहता है और प्राइस रहता है सिक्योरिटीज का, नेम ऑफ द पार्टी, पार्टी का नेम रहता है, ब्रोकरेज वगैरह की इसमें डिटेल्स रहती है कि कितनी कितनी ब्रोकरेज किस किस नाम के लिए लगी। द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज साइंड बाय द ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन कौन करके देता है, ब्रोकर साइन करके देता है, एंड वन कॉपी सेंड टू द क्लाइंट, इसी की बात कर रहा हूं मैं कि उसकी एक कॉपी किसको भेज दी जाती है, क्लाइंट को। आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना, तो ये चीज है। सबसे पहले ब्रोकर और सब ब्रोकर को सिलेक्ट करना है, दूसरे नंबर खाता खुलवाना है, ये हर बार करना पड़ेगा या ये वन टाइम स्टेप है, ये शुरू के जो दो स्टेप है ये वन टाइम है। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्डर को प्लेस करोगे, सिंपल भाई ऑर्डर डालोगे, फिर वो क्या करेगा, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, और फाइनली क्या होगा बच्चों, एग्जीक्यूट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा। लेकिन सारे बच्चों को पता है अपने यहाँ पे आज के दिन पे बच्चों T+1 सिस्टम चलता है, क्या चलता है, शेयर खरीद तो लिए, आपके खाते में रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्रेडिट नहीं होंगे, वो क्रेडिट होंगे कल के दिन, मतलब कल के दिन अगर वर्किंग नेक्स्ट वर्किंग डे में होंगे, अगर छुट्टी है तो तब नहीं होंगे, वर्किंग डे में क्या होंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे में क्या हो जाएंगे, वो आपके खाते में प्रॉपर आ जाएंगे, मतलब सारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। सारी ट्रांजेक्शन कैसे सेटल हो जाएगी, मैं इसको इसलिए सेटलमेंट थोड़ा सा ऐसे भी समझाना चाहता हूँ आपको। एक तो शेयर्स के लिए बताया मैंने आपको कि शेयर्स प्रॉपर नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके खाते में आ जाएंगे, उसके खाते में से हट जाएंगे जहां से वो निकले, जिसने बेचे हैं उसके खाते में से निकल जाएंगे, मैंने खरीदे तो मेरे खाते में आ जाएंगे एक वर्किंग डे के अंदर। अभी जैसे मैंने क्या किया, मान लिया सेलिंग की है, क्या की है, सेलिंग की है, या मैंने अगर बाइंग की है, मैंने अगर बाइंग की है तो किसी ने तो सेलिंग की होगी। अब जिनने सेल किया है उसके खाते में पूरा पैसा नहीं आता, 80% पैसा आता है, कितना आता है, 20% नेक्स्ट वर्किंग डे, मतलब उसमें वर्किंग डे नहीं, उसमें नेक्स्ट डे ही आ जाता है, चाहे वर्किंग हो या नहीं हो, वो तुम्हारे वॉलेट में आ जाएगा। अच्छा, फिर वॉलेट में से निकालने में भी क्या रहता है, रेस्ट्रिक्शन रहती है ना, एक साथ ऐसे नहीं निकाल सकते हो पैसा, उसमें भी मतलब एक दिन का समय लगता है, क्या लगता है, एक दिन का समय लगता है। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन सारी सेटल हो रही है, सेटल कैसे हो रही है, किसी के खाते में से शेयर्स निकलने, किसी के में मतलब किसी के में तो डेबिट होने, किसी में क्रेडिट होने हैं, है ना, वो जो बाकी 20% का जो हिसाब रह गया वो एक दिन के अंदर अंदर क्या होता है, सेटल होता है। तो ये सारी चीजें सेटल करने में, शेयर का हिसाब सेटल करने में और पैसों का सेटल करने में, ये सब कुछ क्या लग जाता है, एक दिन लग जाता है। इसी को बोलते हैं T+1 सिस्टम। क्या बोलते हैं, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसके एक दिन और एक्स्ट्रा में सारी चीजें क्या हो जाएगी, फाइनली सेटलमेंट हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, दिस इज द लास्ट स्टेज। ये क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय ब्रोकर्स। जो क्या होती है, ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की जो ब्रोकर करता है, ठीक है ना, उसकी ये लास्ट स्टेज होती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। ब्रोकर किसके बिहाफ पे करता है, क्लाइंट के बिहाफ पे करता है। वापस से पढ़ लो एक बार, मुझे बताओ कोई डाउट है क्या पहले बुलेट में। द मोड ऑफ सेटलमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो सेटलमेंट का जो मोड होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वैसे तो देखो ट्रांजेक्शन जो भी है, दरअसल ये जो लाइन लिखी है ये उनके लिए लिखी है जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है कॉर्पोरेट लेवल पे। ठीक है, कि वो जो सेटलमेंट है ना, वो वैसे डिपेंड करेगा जैसा भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम 5 दिन में डिलीवरी देंगे तो वैसा होगा, लेकिन ये आम जिंदगी में नहीं होता। ये बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन होती है ना कॉर्पोरेट लेवल पे, उनके लिए होता है। लेकिन वो कह रहा है हाउएवर द इक्विटी स्पॉट मार्केट, जो इक्विटी स्पॉट मार्केट है जिसमें अपन लोग डील करते हैं, वो फॉलो क्या करती है, T+2 रोलिंग सेटलमेंट। इधर लिखा है इन्होंने T+2, वो लिखा है तो ठीक है, लेकिन चलता आजकल मार्केट में क्या है, T+1 चलता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इक्विटी मार्केट किसको फॉलो करती है, T+2 रोलिंग सेटलमेंट को फॉलो करती है। मतलब T फॉर ट्रांजेक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज, उसमें सेटलमेंट होता है। एक्चुअली में T+1 में होता है आज के दिन पे, जब जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट मींस इफ अ ट्रेड हैज टेकन प्लेस ऑन मंडे, इसका मतलब है बच्चों अगर कोई ट्रेड किस में हुआ है, मंडे में हुआ है, तो वो कब तक सेटल हो जाएगा, वेडनेसडे तक, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन प्रैक्टिकली तो वो अगर मंडे में ट्रेड हुआ है तो ट्यूसडे में ही क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऑल ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे वो मतलब मंडे टू फ्राइडे होती है, बिटवीन 9:15 AM टू 3:30 PM, 9:15 से 3:30 तक। डिलीवरी ऑफ शेयर्स हैज टू बी मेड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। और डिलीवरी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती कि तुम्हारे पास कोई तो शेयर के सर्टिफिकेट वगैरह आएंगे, वो बस एक जस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंट्री आती है। क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री तुम्हारे खाते में वो रिफ्लेक्ट करने लगेंगे,
तो बस यही क्या होती है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। बच्चों 5 स्टेप में जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील करने का, ट्रेडिंग करने का जो प्रोसीजर होता है वो बता सकते हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकर को सेलेक्ट करना है, सब ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। दूसरा, हाँ जी, डीमेट अकाउंट को ओपन करना है। तीसरा, ऑर्डर प्लेस करना है। चौथा, फिर वो अगला एग्जीक्यूट मैं करूंगा कि ब्रोकर करेगा? ब्रोकर करेगा एग्जीक्यूट। और लास्ट में क्या होगा? सेटलमेंट होगा। 5 स्टेप में, ठीक है ना? अच्छा, ये देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। वो कह रहे हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉनिकली जो डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो हम ट्रेडिंग करते हैं, स्क्रीन बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिकली, उसके फायदे क्या होते हैं? बहुत सारे फायदे हैं। पहले क्या होता था? डिले होता था। शेयर के सर्टिफिकेट आने में क्या लगता था? टाइम लगता था। वो टाइम नहीं लगता। अब T+1 में ही क्या हो जाता है? सेटलमेंट हो जाता है। आज के दिन पे अगर एक्चुअली में अगर आप क्या करो, बात करो, जब पहले मान ले तुम शेयर सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो, किसी ने तुम्हें गन पॉइंट पे हाँ जी कालिया, ये शेयर के सर्टिफिकेट मेरे को दे दे वरना तेरे को उड़ा दूंगा, ठीक है ना? गन पॉइंट पे तुम्हारे से छीन लिए शेयर सर्टिफिकेट, तुम घर पे रोते रोते आ रहे हो, मम्मी मम्मी मेरे शेयर के सर्टिफिकेट छीन लिए। अब छीन के दिखाना, अभी पता नहीं पड़ता किधर से आए किधर गए। यस और नो? अच्छा, मान लिया तुमने रख दिए, चूहे ने काट दिए शेयर के सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिकली करके दिखाओ, नहीं होगा ना। बहुत सारी दिक्कतें थी जो फिजिकल फॉर्म में थी, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में नहीं है, और यही उसके क्या है? बेनिफिट है। किसके? अच्छा, पहले तो वहीं पे जाना पड़ता था आपको शेयर खरीदने के लिए, अभी तो बैक टू बैक बस क्लिक क्लिक ही तो करना है आपको, कह रहे। और इससे ट्रांसपेरेंसी आई है। क्या आई है? मान लीजिए तुम शेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए गए, शेयर खरीदने के लिए गए, एक्चुअल में शेयर का प्राइस चल रहा था कितने का? माने 100 रुपए का। कितने का चल रहा था? तुमने कहा जी भाई साहब 102 रुपए का है। कितने का है? 102 का है, 105 का है। समझ में आ रही है बात? तो वैसे तो अभी वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी रही नहीं, तो आप लूट गए, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। लेकिन आजकल तो वो स्टॉक एक्सचेंज के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस पर दिख रहा है कि किस शेयर का भाव क्या है। अब वो तुम चाहे तुम ले हो चाहे कोई भी लो, वो सबको पता है उसी भाव पे क्या होगा, डील होगा, ट्रेड होगा। तो उसमें क्या आ जाती है? सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? ट्रांसपेरेंसी। कह रहे इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, इससे पारदर्शिता बोलते हैं इसको। ट्रांसपेरेंसी क्या बोलते हैं? मतलब कुछ यहाँ पे कुछ छिपा हुआ नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें जो है ना वो ओपन है, ठीक है ना? सबको पता है कि क्या भाव चल रहा है। भाई मार्केट में देख लो क्या भाव चल रहा है। अभी कोई बोले माने रिलायंस का शेयर 3000 रुपए के आसपास चल रहा है, कोई बोलने लगे कि मैं खरीदवा दूंगा चल तेरे को 3500 रुपए में, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, हमारे साथ चीटिंग कर रहा है ना? अब तो मार्केट में कुछ छिपा हुआ ही नहीं है, सबके सामने सारी इंफॉर्मेशन है, तो ट्रांसपेरेंसी है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा पारदर्शिता आई है। क्या आई है? पारदर्शिता। किसमें? ट्रेडिंग करने में। किसके आने से? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आने से। It ensures transparency as it allows participants to see the prices of all securities in the market while business is being transacted. कह रहे इससे ट्रांसपेरेंसी ऐसे आई है क्योंकि कोई भी बंदा क्या देख सकता है? प्राइस चेक कर सकता है। जब भी ट्रेडिंग आवर्स में जो भी बिजनेस हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बाइंग सेलिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस क्या निकल रहा है वो कोई भी चेक कर सकता है। जब कोई भी चेक कर सकता है तो ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे इंफॉर्मेशन क्या हुई है? तेजी स्पीड से स्प्रेड की जा सकती है। आज कुछ भी चीज होती है तो हमें क्या पता चल जाता है बच्चों? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली पता चल जाता है कि किस कंपनी में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं इससे एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, बीइंग पास्ड ऑन व्हिच हेल्प इन फिक्सिंग प्राइसेस एफिशिएंटली। पहले क्या होता था? जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइस निकला उसमें टाइम गैप होता था। क्या होता था? माने कोई चीज हुई तो अब, लेकिन उसको मैनुअली हमें क्या करना है? डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्ट करा करके प्राइस फाइंड आउट करना है, तो कुछ देर में निकलता था प्राइस। अब तो क्या हुआ? कुछ भी इंफॉर्मेशन आई मार्केट में, डिमांड सप्लाई पर उसका इंपैक्ट पड़ा, इंस्टेंटली क्या हो गया? प्राइस निकल गया। समझ में आ रही है बात? तो क्योंकि इंफॉर्मेशन तेज स्पीड से क्या हो रही है? पास ऑन हो रही है, उसका इंपैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली हम कंसिडर कर रहे हैं। तो दूसरा फायदा, एक तो ट्रांसपेरेंसी आई है, दूसरा इंफॉर्मेशन तेजी से पास ऑन होती है जिससे प्राइसेस एक्यूरेटली और टाइमली निकल जाता है। तीसरा क्या है? It increases the efficiency of operation as there is a reduction in time, cost and risk of error. कह रहे इससे जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस में भी एफिशिएंसी आई है। कैसे एफिशिएंसी आई है? इससे एक तो टाइम कम हो गया, अरे हुआ है ना, इधर चलो बुक वाले ने तो अपडेट भी नहीं किया, T+2 लिखा है, ठीक है ना? अभी तो T+1 हो गया मार्केट में, टाइम कम हो गया सेटलमेंट का।
अच्छा कॉस्ट भी क्या लगती है, कम लगती है। पहले तुम्हें उधर जाना होता था, अभी कहीं भी पे जाना है। अच्छा पहले गलती होने के चांसेस क्या, मैनुअली गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली गलती होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम हो जाते हैं। तो वो बोल रहा है, वो कह रहा है अभी स्टॉक एक्सचेंज पे कितने सारे लोग डील करते हैं एक साथ, बहुत सारे करते हैं कि नहीं करते हैं। अब मैनुअली अगर हम कुछ काम करें, है ना, तो वहां पे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, लग जाओ भाई लाइन में, भी एक एक का क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं अभी हम, जब अगले का नंबर आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा है कुछ, सब लोग एक साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, करते नहीं है, सबके ट्रेड भी होते हैं, सेटलमेंट भी होते हैं। तो यही तो फायदा हुआ है। दिस सिस्टम हैज इनेबल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू ट्रेड विद ईच अदर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बहुत सारे लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन अब्रॉड कैन बाय और सेल सिक्योरिटीज। कह रहे पूरे भारत भर से, पूरे देश भर से और इवन देश के बाहर से लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं थ्रू ब्रोकर और मेंबर्स। इसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू या मेंबर्स के थ्रू, विदाउट नोइंग ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। माने मैंने किससे शेयर खरीदे, मुझे क्या पता चला, भाई किसी पार्टी ने तो बेचे होंगे शेयर, मैंने खरीदे, मुझे पता ही नहीं किसने बेचे, बस मुझे तो ये पता है ये सेटलमेंट कराने में किसने हेल्प कराई है, ब्रोकर ने हेल्प कराई है। किसने हेल्प कराई है, ब्रोकर ने हेल्प कराई है। प्रॉपर सारे पूरे के पूरे सिस्टम ने, पूरे इकोसिस्टम ने हेल्प कराई है। अब मैं जानता भी नहीं किसने बेचे। भाई आज तुम मार्केट में कोई सामान खरीद के लेके आते हो, ठीक है ना, फिजिकल मार्केट में, तो फिजिकल मार्केट में तुम्हें बता दो कौन सेलर है, सेलर को ही बता दो बायर कौन है। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हो, शेयर क्या करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, तुम्हें ये नहीं पता हमने किससे खरीदे, किसको बेचे। तो बस बिना जाने भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट हैज इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। इससे लिक्विडिटी क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इससे हमें क्या मिला है, हाँ, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का पूरा इंपैक्ट वहीं पे आएगा और उसके अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट प्राइस निकलना चाहिए वो निकलेगा। तो इससे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम आकर के फुल ऑन क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकती है। 4-5 फायदे बताओ ऑनलाइन सिस्टम के। ट्रांसपेरेंसी आई है, इंफॉर्मेशन में एफिशिएंसी आई है, ऑपरेशंस में एफिशिएंसी आई है, और इससे बहुत सारे लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। बात समझ में आती है। अच्छा कल पढ़ेंगे बच्चों हम डीमैटेरियलाइज अकाउंट क्या होता है, माने डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसके फायदे क्या है, और फिजिकल फॉर्म में डील करने में क्या प्रॉब्लम थी। हालांकि ये वाला टॉपिक मैं आपको कुछ हद तक आज बता चुका हूँ, प्रॉब्लम्स विद डीलिंग इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, अब बच्चों ज्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल परसों की क्लास लगेगी इसमें, मुश्किल से मुश्किल। कल काफी हद तक इसमें क्या हो जाएगा, काफी हद तक ये चैप्टर अपना हो जाएगा, और परसों की क्लास मुझे लगता है इसमें लास्ट होगी। परसों हमारा सिलेबस खत्म, परसों इसमें भी खत्म हो जाएगा, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी परसों में खत्म हो जाएगा। सब खत्म, सिलेबस ही खत्म। ठीक है ना। अब अगर तुम रिवीजन उसके बाद चाहोगे तो करा देंगे, टेस्ट देना चाहोगे तो करा देंगे, नहीं चाहोगे तो मैं तो फ्री हो चुका हूँ, मेरी जो ड्यूटी थी मैं उससे फ्री हो जाऊंगा। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।